भारत में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, एक बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। 6 अप्रैल 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी पार्टी की शुरुआत हुई। बीजेपी की मेन आइडियोलॉजी स्टार्टिंग से लेकर आज तक हिंदुत्व पर ही रही है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उस टाइम के तत्कालिक सीएम मुलायम सिंह यादव को पैरामिलिट्री फोर्स की हेल्प लेनी पड़ी। एकता यात्रा और रथ यात्रा दोनों में ही मोदी जी की अहम भूमिका रही है। नरेंद्र मोदी अकेले वो शख्स हैं जिनकी वजह से बीजेपी 2 बार सरकार बनाने में कामयाब रही है। एडीआर की 2019-20 की रिपोर्ट की माने तो बीजेपी की नेट वर्थ आज की डेट में 4847.78 करोड़ रुपए है। मंदिर में जब कोई एक कैंपर भी डोनेट करता है तो उस पर भी उसका नाम लिखा होता है, पर इन पॉलिटिकल पार्टी को गुप्त दान करोड़ों रुपए में आता है। 1.4 बिलियन पीपल, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें से बात करूं आज की डेट में 14 स्टेट में बीजेपी की सरकार है। अब इनमें से कुछ एक स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर गठबंधन की सरकार है, जैसे कि हरियाणा, और आज की डेट में बीजेपी के 18 करोड़ से ज्यादा मेंबर हैं। पर पॉइंट ये नहीं है कि बीजेपी आज की डेट में कहां पर मौजूद है। पॉइंट ये है कि पिछले 4 डेकेड में बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी कैसे बनी। कांग्रेस जो कि आजादी के टाइम से पार्टी है, वो भी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जितनी की ये बड़ी पार्टी है। इसके साथ ही जो चाइना की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको भी बीजेपी ने पावर के मामले में पीछे छोड़ दिया है। देखिए, भारत में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, एक कांग्रेस, दूसरा बीजेपी। भारत में करंटली बीजेपी एक मेन रूलिंग पार्टी है जो नरेंद्र मोदी के राज में 2014 से पावर में है। बीजेपी का जो मेन रूट है, जहां से बीजेपी पार्टी की शुरुआत होती है, वो है भारतीय जनता संघ, जिसे 1951 में बनाया था आरएसएस मेंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। शुरुआत में ये पार्टी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर थी, जस्ट बिकॉज ये एक हिंदुत्व पार्टी थी। वैसे आज की डेट में बीजेपी की आइडियोलॉजी भी हिंदुत्व वाली ही है। 1975-1977 के बीच बीजेएस में काफी अदर पार्टी भी शामिल हुई। फिर इस पार्टी का नाम हुआ जनता पार्टी, और जनता पार्टी को बनाने का, उभारने का सबसे मेन रीजन था 1977 का इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी ने लगवाया था, जिसके विरोध में काफी सारी पार्टी इनके साथ जुड़ गई। 1977 में बीजेएस जनरल इलेक्शन जीत जाती है और सिर्फ 3 साल ही रहती है, क्योंकि गठजोड़ और मिली जुली सरकार थी और इसमें पीएम थे मोरारजी देसाई। उसके बाद 1979 में इंटरनल डिस्प्यूट होने के बाद बीजेएस पार्टी डिसॉल्व, मतलब कि खत्म हो जाती है। फिर 6 अप्रैल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में होता है आज की पार्टी का जन्म, यानी कि बीजेपी। और पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 1984 के इलेक्शन में बीजेपी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। पार्टी सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई, और इसका एक रीजन ये भी था कि उस वक्त कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी के कांग्रेस के लिए लोगों के दिलों में काफी सिंपैथी पैदा हो गई थी। अब देखिए, हार बहुत करारी थी, तो इसके बाद बीजेपी का प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है लाल कृष्ण आडवाणी जी को, और बीजेपी अपनी फिर से उसी आइडियोलॉजी, यानी कि हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी पर फिर से वापस आ जाती है। अब देखिए, बीजेएस और आरएसएस दोनों ही हिंदुत्व पार्टी थी, और बीजेपी जिन्होंने बनाई वो इनमें से ही आए थे, तो इनकी आइडियोलॉजी भी यही थी। पर 1980 से 1984 के बीच जब बीजेपी अलग हुई थी, तो वो चाहते थे कि इनकी कुछ अलग आइडियोलॉजी हो। तो इस दौरान बीजेपी पूरी तरह से मिक्सअप कंफ्यूजन में चल रही थी, तो दैट्स वाई इन्हें सिर्फ 2 ही सीट मिली थी। राम जन्मभूमि मूवमेंट आज भी और पहले भी बीजेपी की मेन आइडियोलॉजी और वोट बैंक राम नाम पर ही रहा है। 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर एक आंदोलन शुरू होता है, और इस बीच बीजेपी भी इसी आंदोलन में घुसती है, और इस आंदोलन में बीजेपी विश्व हिंदू परिषद को अपना पूर्ण सहयोग देती है। और बीजेपी के नेक्स्ट इलेक्शन मैनिफेस्टो में राम जन्मभूमि शामिल हो चुका था, और यही चीज बीजेपी जो उस वक्त खड़े होने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उसके अंदर एक जान फूंक देती है। और बीजेपी ने काफी सारे कैंपेन किए इस मुद्दे को लेकर, और नतीजा ये रहा कि 1989 के इलेक्शन में बीजेपी को 86 लोकसभा सीट मिली। बस यहीं से बीजेपी की पहचान बननी शुरू हो गई थी। राम जन्मभूमि का कॉन्सेप्ट इतना चला कि 1990 के दशक में बच्चा बच्चा वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को जानने लग गया था। और इसी बीच राम मंदिर की स्थापना के लिए आडवाणी जी ने सोमनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकालनी शुरू करी। और आप इस रथ यात्रा और राम जन्मभूमि की पॉपुलैरिटी कितनी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि देश के कोने कोने से लोग अयोध्या आने लगे। और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उस टाइम के तत्कालीन यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव को पैरामिलिट्री फोर्स की हेल्प लेनी पड़ी। और इसी बीच फोर्स और कर सेवक उनके बीच झड़प हो जाती है, और नतीजा ये होता है कि यूपी में बहुत सी जगह पर दंगे शुरू हो जाते हैं। और फोर्स के बीच झड़प का मेन रीजन था कर सेवक और मुस्लिम के बीच झड़प। और इस दंगे के बाद बीजेपी वीपी सिंह गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस ले लेती है, और नतीजन दोबारा इलेक्शन होते हैं, और इस बार 120 सीट से बीजेपी यूपी में अपनी सरकार बना लेती है। बाबरी मस्जिद डेमोलिश्ड, इस कहानी में अभी मेन ट्विस्ट तो आना बाकी था। 6 दिसंबर 1992 राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ
यानी कि आरएसएस और कर सेवक ने एक रैली ऑर्गेनाइज की जिसमें लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। और ये रैली अयोध्या के विवादित राम जन्मभूमि के पास ही हो रही थी। और उसी दिन जैसा आप सोच रहे हैं, कुछ डिस्प्यूट होने के कारण ये रैली एकाएक उग्र हो जाती है और फिर दंगे शुरू हो जाते हैं। और इसी भीड़ में दोनों के बीच हिंदू परिषद के लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। और नतीजा ये हुआ कि इसके बाद कई दिनों तक हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हुए। और ये दंगे सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं थे, देश के काफी जगह पर ये दंगे हुए। और ऐसा मानना है कि इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। और इसके बाद तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को बैन कर दिया और इसके साथ ही अडवाणी और कई अन्य नेता को हेट स्पीच और भीड़ को उकसाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि ये घटना प्री प्लान थी और कुछ लोगों का ये कि ये एकाएक हुई घटना है। 11 दिसंबर 1991 में बीजेपी ने एक एकता यात्रा निकाली थी। उस वक्त के बीजेपी प्रेसिडेंट मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में ये रैली हुई थी। और ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी, जो कि कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने से खत्म हुई थी। अब देखिए, मैं आपको इस यात्रा के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन दोनों ही यात्राओं में एक व्यक्ति की अहम भूमिका रही थी और वो थे पीएम नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त अपने आप को तैयार कर रहे थे। 1990 तक बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। कांग्रेस को टक्कर देने के लिए ये पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी बन चुकी थी और उसके साथ ही लोकल लेवल पर बहुत सी पार्टियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। तो बात साफ थी, अब कांग्रेस के लिए रास्ता उतना आसान नहीं था जितना कि दिखाई दे रहा था। सन 1999 में बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा इलेक्शन जीतती है। टोटल सीट जीती थी 303, जिसमें से 183 सीट बीजेपी पार्टी की होती है। और मेजोरिटी हाथ में होने के कारण उस वक्त अटल जी को देश का पीएम बनाया जाता है और वो 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। इससे पहले भी वो 2 बार पीएम बन चुके थे, पर हर बार उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ा था। तो अब सबको लग रहा था कि बीजेपी अब पूरी तरह से उभर चुकी है और इनको हराना आसान नहीं है। पर फिर कांग्रेस वापस करती है दोबारा से 2004 में और 2009 में। अभी सेशन के दौरान कांग्रेस पर बहुत से एलिगेशन लगते हैं, जैसे कि करप्शन का, महंगाई का, 2G स्पेक्ट्रम। तो जनता तंग आ चुकी थी और जनता पार्टी को चेंज करना चाहती थी। और बीजेपी के पास उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग लीडर था, वो था नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिनकी वजह से बीजेपी 2 बार इलेक्शन जीतने में कामयाब रही। और हाँ, जितना रोल नरेंद्र मोदी जी का है उतना ही रोल आज के होम मिनिस्टर और राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी का भी है। अब देखिए, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी की हिस्ट्री के बारे में तो आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि इनके पास टोटल कितनी नेटवर्थ है, कितनी इनकम है, इन सब के बारे में। एडीआर की 2019-20 की रिपोर्ट की माने तो बीजेपी की नेटवर्थ और एसेट्स है 4847.78 करोड़। और यह आंकड़ा इस पार्टी को पहले नंबर पर बनाता है। दूसरे नंबर पर बसपा है। और अगर इन टर्म्स ऑफ इनकम की बात करें तो बीजेपी इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, जो कि हाईएस्ट इनकम जनरेट करती है 1917 करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पर पार्टी है टीएमसी 545.75 करोड़ और तीसरे नंबर पर है आईएनसी 541.27 करोड़। सो दैट्स द रीजन कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन पर इतना पैसा खर्च करती है। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, हाउ पार्टी अर्न्स। देखिए, अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पैसा अर्न करने का सबसे मेन सोर्स होता है डोनेशन और दूसरा इलेक्टरल बॉन्ड। और जबकि कैश के मामले में आप 2000 से ऊपर का डोनेशन नहीं दे सकते किसी भी पार्टी को। अब देखिए, यहां पर सिर्फ बीजेपी की पार्टी की बात नहीं हो रही है, इन पार्टी को करोड़ों का डोनेशन आता है, वो भी गुप्त, मतलब कि गुप्त दान। जबकि किसी चैरिटी फंड या मंदिर में कोई एक पानी का कैंपर भी डोनेट कर देना तो उस पर भी उसका नाम लिखा होता है। पता नहीं ये दान करने वाले लोग कहां से आते हैं। अब देखिए, इन डोनेशन में से 80% डोनेशन कॉर्पोरेट और बिजनेस घराने से आता है। और 2021-22 की रिपोर्ट की माने तो बीजेपी को 614.52 करोड़ का डोनेशन मिला था। वही कांग्रेस को 95.45 और आपको 44.54। और इसमें से 548 करोड़ कॉर्पोरेट लेवल पर था। इसके अलावा डायरेक्ट कैश तो आप ज्यादा नहीं दे सकते, बट कैश का एक अल्टरनेटिव है और वो है इलेक्ट्रल बॉन्ड। और इलेक्ट्रल बॉन्ड देने वाले की आइडेंटिटी को भी सीक्रेट रखा जाता है। खैर, जब पैसे कमाने की बात आती है ना और अपने हक की बात आती है तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी सब एक हो जाती हैं। तभी तो किसी टाइम पर कॉर्पोरेट लेवल पर डोनेशन की लिमिट सिर्फ 7.5% थी, जबकि आज के टाइम में कोई लिमिट नहीं है।